किसी भी चुनाव को सिर्फ हेडलाइन से नहीं समझा जा सकता, उसकी असली कहानी तो जमीन पर होती है। आज हम एक विधानसभा सीट के जरिए भारतीय लोकतंत्र की जमीनी हकीकत की परतों को खोलेंगे। तो चलिए काला ढूंगी के इस चुनावी विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी चुनावी जंग को समझने से पहले उस जमीन और वहां के लोगों को समझना जरूरी है। नैनीताल जिले में बसा ये काला ढोंगी उत्तराखंड की सियासत का एक बहुत ही अहम मैदान है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग और उनकी उम्मीदें, यही सब मिलकर चुनावी नतीजों की कहानी लिखते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम काला ढूंगी की राजनीतिक मिट्टी को समझेंगे, फिर वहां की स्थानीय शिकायतों का हिसाब किताब देखेंगे, जनादेश के आंकड़ों को डिकोड करेंगे, नतीजों की चीरफाड़ करेंगे और फिर देखेंगे कि एक मजबूत चुनौती का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार हो सकता है। तो चलिए इस चुनावी मैदान की परतें खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना होगा कि काला ढूंगी की राजनीतिक पहचान आखिर है क्या, यहाँ के लोगों का समीकरण कैसा है, क्योंकि यहीं से किसी भी जीत की रणनीति का पहला पन्ना लिखा जाता है। कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। ये सीट नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। 2022 में यहां 1,73,000 से ज्यादा वोटर थे और देखिए यहां वोटिंग टर्नआउट लगातार 68% के आसपास रहता है। मतलब यहां के लोग अपने वोट की ताकत को लेकर काफी जागरूक हैं। लगभग 16% अनुसूचित जाति की आबादी और खेती पर निर्भर ग्रामीण समाज यहां की राजनीति को दिशा देने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। देखिए, बड़े बड़े वादों से ज्यादा चुनाव अक्सर रोजमर्रा की मुश्किलों पर जीते या हारे जाते हैं। लोगों की शिकायतें ही असल में जनादेश तय करती हैं। तो चलिए अब काला ढूंगी के लोगों की मांगों और उनकी सबसे बड़ी परेशानियों को समझते हैं। और ये टेबल यहाँ की हकीकत को साफ साफ दिखाती है। पानी की किल्लत सबसे बड़ी समस्या है। लोगों को हर हफ्ते 1100 रुपए तक पानी के टैंकरों पर खर्च करने पड़ रहे हैं। मॉनसून में भूस्खलन की वजह से गांव अलग थलग पड़ जाते हैं। रोजगार की कमी से नौजवान बाहर जा रहे हैं और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हल्द्वानी पर निर्भर रहना पड़ता है। ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, ये हर परिवार का रोज का संघर्ष है। तो अब जब हम लोगों की समस्याओं को समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि उनके वोट इन समस्याओं को कैसे दिखाते हैं। अब भावनाओं से हटकर सीधे उन आंकड़ों पर आते हैं जो काला ढूंगी की चुनावी कहानी बयान करते हैं। 2022 के चुनाव नतीजे एक बिल्कुल साफ तस्वीर पेश करते हैं। बीजेपी उम्मीदवार बंशीधर भगत को 57% से ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस के महेश चंद्रा को करीब 37%। दोनों पार्टियों के बीच का ये फासला बहुत बड़ा है और साफ नजर आता है। ये फासला था 23,931 वोटों का। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 20% से ज्यादा की बढ़त है। किसी भी विपक्षी के लिए ये आंकड़ा बताता है कि चुनौती कितनी बड़ी है। इतनी बड़ी खाई को पाटना आसान नहीं होता। ये स्लाइड कहानी को और भी साफ कर देती है। 2012 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिर्फ 3% का अंतर था, लेकिन 2017 और फिर 2022 में ये बढ़कर 20% से ज्यादा हो गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? ये सिर्फ एक जीत थी या एक मजबूत राजनीतिक किले का निर्माण था? इस लगातार मिल रही सफलता को समझने के लिए हमें एक खास फ्रेमवर्क की जरूरत है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत या चतुर्मुखा डॉक्ट्रिन कह सकते हैं। ये हमें बताएगा कि सत्ताधारी पार्टी की जीत के वो 4 चेहरे कौन से हैं जो इस नतीजे की वजह बने। ये सिद्धांत किसी भी राजनीतिक अभियान को शक्ति के 4 अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े स्तंभों में बांटकर देखता है। ये 4 चेहरे हैं: चुनावी, संगठनात्मक, कथनात्मक और संसाधन। पहला चेहरा है चुनावी चेहरा। आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी का वोट शेयर पिछले 1 दशक में लगभग 2 गुना हो गया है, 29% से बढ़कर 57% तक। ये वोटरों के बीच एक स्थिर और मजबूत होती पकड़ को दिखाता है। दूसरा चेहरा है संगठनात्मक। सत्ताधारी पार्टी के पास बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं का एक बहुत मजबूत नेटवर्क है, जो चुनाव के दिन वोटरों को घर से निकालने का काम पूरी अनुशासन से करता है। इसकी तुलना में विपक्ष का स्थानीय संगठन बिखरा हुआ सा लगता है। तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली चेहरा है कथा का, यानी नैरेटिव का। राष्ट्रीय नेतृत्व और विकास को जोड़ने वाली एक मजबूत कहानी मतदाताओं को अपनी ओर खींचती है। और यहीं पर यह याद रखना जरूरी है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में बोलने की शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। एक ऐसी जिम्मेदारी जो तथ्यों पर आधारित सार्वजनिक संवाद को बढ़ावा दे। और चौथा चेहरा है संसाधन का। बेहतर फाइनेंशियल और डिजिटल रिसोर्सेज, जिसमें संदेश फैलाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स का एक विशाल नेटवर्क शामिल है, ये आज के अभियानों में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है,
ये सही समय पर सही संदेश सही लोगों तक पहुंचाने की क्षमता की बात है। तो अभी तक हमने समस्या का विश्लेषण किया, अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। एक चैलेंजर इस मुश्किल चुनावी मैदान में किस रणनीति के साथ उतर सकता है, आइए इसका एक खाका देखते हैं। मान लीजिए ये एक 90 दिन का विन बैक प्लान है। पहले 30 दिन नींव बनाने के लिए, वॉर रूम, सर्वे और एक प्रॉमिस बैंक बनाना। अगले 30 दिन जमीनी अभियान और गांव-गांव में बैठकें करने के लिए। फिर अगले 20 दिन बड़े नेताओं और सोशल मीडिया के जरिए माहौल बनाने के। और आखिरी के 10 दिन सिर्फ एक लक्ष्य, अपने पहचाने गए समर्थकों को वोटिंग बूथ तक लेकर आना। और इस रणनीति के मुख्य स्तंभ क्या होंगे? एक प्रॉमिस बैंक जो हर शिकायत का सीधा समाधान दे, जैसे काला ढूंगी जलकोष, जमीनी संगठन को फिर से खड़ा करना, एक जवाबी कहानी गढ़ना जो चुनाव को स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित करे, और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के लिए लोकल कंटेंट बनाकर डिजिटल पहुंच को बढ़ाना। और जब हम डिजिटल पहुंच की बात करते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि गोपनीयता और सहमति के सिद्धांतों का पालन हो। भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत लोगों को साफ साफ बताना जरूरी है कि उनकी जानकारी का इस्तेमाल कैसे होगा, और ये पक्का करना कि नागरिकों का अपनी जानकारी पर पूरा नियंत्रण हो। विश्वास बनाने के लिए ये बेहद जरूरी है। अब हम अपने विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। चुनाव जीतने की रणनीति अपनी जगह है, लेकिन हमें सार्वजनिक सेवा के असली मकसद को भी देखना होगा। चुनाव का असली नतीजा सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि उन शिकायतों को दूर करने और उन वादों को पूरा करने का जनादेश है जो अभियान के दौरान उठाए गए थे। राजनीतिक रणनीति आखिरकार शासन और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का एक जरिया ही तो है। तो हम इस एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। मजबूत पार्टी नैरेटिव के इस दौर में एक अति स्थानीय शिकायतों पर आधारित अभियान वास्तव में कितना मायने रखता है, इस पर विचार करना आज के लोकतंत्र को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।